दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में चल रही बातचीत पर अब मिट्टी पड़ गई है। पाकिस्तान से आया सिर्फ एक फोन कॉल वो बातचीत जो अब अपने अंतिम चरण में थी, उसे पूरी तरह से तोड़ देने की वजह बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तांबुल में तुर्की और कतर के प्रतिनिधियों के सामने पाकिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को धमकी तक दे डाली। अब सवाल उठता है, बातचीत टूटने के पीछे अमेरिका का हाथ है, ऐसा कहना है अफगानिस्तान के टोलो न्यूज चैनल का। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को धमकी देने के तुरंत बाद अफगानिस्तान ने भारत को अपने एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र का खुला इस्तेमाल करने का न्योता भी दे दिया है। इसके साथ साथ बगराम एयरबेस को भी भारत के इस्तेमाल के लिए अफगानिस्तान देने के लिए तैयार हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या वाकई बगराम भारत को मिलने वाला है? अगर अचानक बगराम मिल गया तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? आखिर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान की दूसरी तरफ भारत को एक एयरबेस की जरूरत क्यों है? क्या भारत के पास किसी और देश में विदेशी एयरबेस पहले से मौजूद है? और फिर अमेरिका की नजर बगराम पर क्यों है? अमेरिका वहां आना क्यों चाहता है और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि अमेरिका बगराम में फिर से लौटे? इन सब सवालों के जवाब और पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरी दौर की वार्ताएं भी किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, वहां अगले दौर के लिए कोई मंच तैयार करने का काम भी पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दी कि हम जब चाहें हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए हमारा एयर स्पेस हम उपलब्ध कराएंगे। इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप हम पर हमला करेंगे तो उसके परिणाम मामूली नहीं होंगे। हमें आपके खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा संदेश पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया। वहीं अफगानिस्तान ने भी कहा कि यदि हमारी तरफ से एक भी हवाई हमला या पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला हुआ तो हम इस्लामाबाद पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करेंगे। यदि आपके पास ताकत है तो उसका सामना कीजिए। तालिबानियों ने भी यही संदेश देकर साफ चेतावनी दी है। इस्तांबुल में चल रही वार्ताएं विफल हो गईं। एक समय ऐसा लग रहा था कि मध्यस्थता फलदायी साबित होगी, पर पाकिस्तान वहां पर पूरी तरह तैयार नहीं दिखा और असंगत तरीके से बोलता रहा। फिर भी तुर्की ने स्थिति को संभालने और तालिबान को शांत रखने का भरसक प्रयास किया। अफगानिस्तान ने अपना पुराना वादा दोबारा दोहराया कि वह अपनी जमीन किसी भी बाहरी शक्ति के उपयोग के लिए नहीं देगा। टीटीपी के मामले में दोनों देशों के बीच पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। अफगानिस्तान ने कहा कि टीटीपी आपका आंतरिक मामला है, उसे आप स्वयं सुलझाइए। यदि अफगानिस्तान पर हमला हुआ है तो यह देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान का वायु स्पेस किसने उपयोग किया। आगे से अफगान वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भी सहमति जताई। इसी बीच इस्तांबुल में मौजूद पाकिस्तान के प्रतिनिधि को इस्लामाबाद से एक फोन कॉल आया। वहां से क्या निर्देश मिले यह स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि वे अपने वायु स्पेस को विदेशी शक्तियों के उपयोग से रोकने में सक्षम नहीं है और यहीं पर वार्ता टूटकर समाप्त हो गई। दोस्तों, अफगानिस्तान पर अमेरिकी ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान ने हमेशा से ही रास्ता खोल कर रखा है। पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं मौजूद थीं। अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान के एयरबेसों का भी उपयोग किया करता था। बलूचिस्तान के शोरकोट, शमसी, थल जैसे ठिकाने, जैकोबाबाद के शाहबाज एयरबेस और रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस सहित कई और एयरबेसों से पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता रहा है। लेकिन 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला गया। उससे पहले भी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था। 2011 में जब नाटो के हेलीकॉप्टर ड्यूरैन लाइन पार कर अफगानिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तान की सैनिक चौकी ने उसे तालिबानी चौकी समझकर गोलीबारी शुरू कर दी। नाटो को संदेश भेजकर पाकिस्तान ने कहा कि आप उस पर हमला न करें, लेकिन गोलीबारी रुकी नहीं और लगभग 24 पाक सैनिक वहां मारे गए। उस घटना के बाद नाटो बलों ने पाकिस्तान के एयरबेसों के इस्तेमाल को कम कर दिया। उन्हें उन एयरबेसों की जरूरत उतनी नहीं रही क्योंकि अफगानिस्तान में 1950 के दशक में रूस ने जो बागराम एयरबेस बनाया था वह अमेरिका के पहुंचने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। अमेरिका ने बागराम का पुनर्निर्माण कर उसे अपनी जरूरत के मुताबिक बढ़ाया और उपयोग किया। इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान के एयरबेसों की आवश्यकता कम हो गई। अरब देशों में भी अमेरिका के अपने बेस मौजूद थे और सिर्फ पाकिस्तान के एयर स्पेस का उपयोग करना ही काफी था। फिर भी अमेरिका ने आगे बढ़ते हुए अलजारिया जैसे उद्देश्यपरक निशानों पर ड्रोन हमले किए और उन हमलों में भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। ये बात अफगानों में गुस्से का कारण बनी। अब अफगानिस्तान का बागराम फिर से सुर्खियों में है।
डोनाल्ड ट्रंप भी बागराम बेस के बारे में बोल चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव तेज हुआ। अभी की परिस्थिति में पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका बागराम में फिर से आए और वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाए। ऐसा होने पर अमेरिका पर पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ेगी। यह निर्भरता पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद और धन का प्रवाह भी ला सकती है। इसके अलावा अमेरिका की मदद से बलूचिस्तान और खैबर इलाकों में विद्रोह दबाने की भी संभावना बनती है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका बागराम में वापसी करे, लेकिन अफगान तालिबान के लिए यह मंजूर नहीं है। तालिबान नहीं चाहता कि अमेरिका वहां लौटे, क्योंकि उसके बाद चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश भी अमेरिका की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। ईरान भी पास में है। अगर कल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हुआ तो बागराम का इस्तेमाल दोनों तरफ से रणनीतिक कारणों के लिए किया जा सकता है। इसलिए रूस, ईरान, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान और अन्य देश अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के खिलाफ हैं। भारत ने भी इस दिशा में समर्थन दिया है। पिछली वार्ताओं में अफगानिस्तान ने साफ कहा कि किसी को भी अफगान वायु क्षेत्र का उपयोग करके उन पर हमला करने नहीं दिया जाएगा, और पाकिस्तान ने भी कहा कि वे अपने वायु क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति के उपयोग से रोकने में असमर्थ हैं। इसी पर इस्तांबुल वार्ता के दौरान पाकिस्तान प्रतिनिधि को इस्लामाबाद से एक फोन आया और उसके बाद वार्ता गिर पड़ी। अंत में अफगानिस्तान ने भारत को कहा कि यदि आपको जरूरत है तो आप हमारे वायु क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का वायु क्षेत्र भारत किस कारण से इस्तेमाल करे? क्या पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इसे इस्तेमाल करना होगा? तालिबान की स्थिति यह है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा और अमेरिका पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करेगा तो हम भी भारत को अपना वायु क्षेत्र दे देंगे ताकि आप पाकिस्तान पर हमला कर सकें। लेकिन क्या अफगानिस्तान का वायु क्षेत्र इस्तेमाल करने का मतलब वहां भारत का एक स्थायी एयरबेस होना चाहिए? दोस्तों, पहले ताजिकिस्तान में 2 एयरबेस थे जिनका भारत उपयोग कर सकता था। उनमें से एक एनी एयरबेस था, जिसे गिसर मिलिट्री एरोड्रम भी कहा जाता था। यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानेबे से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सोवियत काल में यह अफगानिस्तान पर सोवियत ऑपरेशनों के लिए उपयोग में था। 1990 के आसपास सोवियत अफगानिस्तान से निकलते समय यह बेस काफी हद तक तबाह हो गया था। बाद में अफगानिस्तान की स्थिति बदलने पर वहां तालिबान का शासन आया। उनके विरोधी ताजिक मूल के नेता एक रेजिस्टेंस फ्रंट बनाकर खड़े हुए। उस फ्रंट के समर्थन में रूस, भारत और ईरान ने साथ दिया। उसी समय फिर से एयरबेस की मरम्मत का काम शुरू हुआ। 2002 में इस एनी एयरबेस के लिए भारत ने लगभग $70 मिलियन खर्च किए। रनवे ठीक किए गए, हैंगर बनाए गए, सभी काम हुए। लेकिन 2022 तक ताजिकिस्तान और भारत के बीच एनी समझौता नवीनीकृत नहीं हुआ। इसके अलावा दुशानेबे से 130 किलोमीटर दूर फरखोर नामक एक और बेस है, जिसे भी भारत, रूस और ताजिकिस्तान की साझेदारी में बनाया गया था। उसमें भारत की भी हिस्सेदारी थी और भारत ने वहां एक अस्पताल भी बनाया है, जिसमें लगभग $10 मिलियन की निवेश है। यहां से भारतीय खुफिया और निगरानी कार्यों को सहयोग मिलता है। हैंगरों की बड़ी सुविधाएं नहीं है, इसलिए बड़े युद्ध विमान रखने की बहुत क्षमता सीमित है। पर यह बेस लॉजिस्टिक्स और मानवीय सहायता, साथ ही RAW जैसी कार्रवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर फिर कभी एनी या फरखौर जैसे बेस भारत के पास रह गए तो पाकिस्तान की दूसरी तरफ भी भारत को वायु श्रेष्ठता हासिल करने का मौका मिल सकता है। फरखौर को लोग भारत का पहला विदेशी एयरबेस भी मानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अचानक अफगानिस्तान भारतीय वायुसेना के लिए किसी स्टेशन की अनुमति दे दे तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए बड़ी संभावनाएं खुल सकती हैं। बागराम से चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित न्यूक्लियर साइट्स भी लगभग 1800 से 2000 तक हैं, किलोमीटर की दूरी पर हैं। यही कारण है कि अमेरिका भी बागराम पर नजर रखता है। अगर बागराम अमेरिका को नहीं मिलता और भारत को मिलता है तो इससे चीन के लिए भी बड़ी सिरदर्दी पैदा नहीं होगी। कुछ हद तक तनाव हल्का हो सकता है। अमेरिका का वहां आना ईरान और रूस को भी पसंद नहीं है, इसीलिए अमेरिका को वहां पूरी तरह खुला स्वागत नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में ईरान ने हाल में आश्रय और काम देकर अफगानिस्तान के कुछ बेघर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की है, ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी न हो। इस तरह की कोशिशों से अफगान जनता का समर्थन हासिल करना ईरान की रणनीति है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने अपनी वायु सीमा इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। ये बात सच है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि बागराम एयरबेस को भारत को सौंपा जाएगा। तालिबान ने पहले कहा है
कि वे किसी अन्य देश की सेना को अपनी जमीन पर स्थायी तौर पर नहीं चाहते। यदि एयरबेस की मेंटेनेंस के लिए अफगानिस्तान भारत को बुलाता है तो भारत वहां विभिन्न प्रकार की सहायता दे सकता है। भारत आवश्यक हथियारों और सहायता वहां पहुंचाने में मदद कर सकता है। पर क्या एयरबेस को स्थायी रूप से भारत को सौंप दिया जाएगा, यह अभी संदेहास्पद है। वैश्विक राजनीति में घटनाएं ऐसे ही बदलती रहती हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बार सब कुछ पक्के रूप में तय हो। देखिए, रेजिस्टेंस फ्रंट के समय तालिबान से लड़ने के लिए रूस, ईरान और भारत ने पहले सहयोग किया था, पर अब उनकी स्थितियां बदल चुकी हैं। अभी वहां छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, पर उनके पुराने समर्थक अब तालिबान के साथ खड़े हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट अमेरिका से भी समर्थन चाहता है ताकि बागराम के जरिए अमेरिका वापस आए, और वे समर्थन मांग रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते भी कुछ हद तक सुधर रहे हैं। पिछला अफगानिस्तान का अमेरिका समर्थित शासन और उसके नेता अब वहां नहीं हैं। वे ताजिकिस्तान और अमेरिका में बसे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि हम अफगानिस्तान में सरकार बदल देंगे और तालिबान से सत्ता छीन लेंगे, पर यह सब अभी तक वास्तविकता नहीं बने। वास्तविकता यह है कि फिलहाल वही तालिबानी शासन है और हमें अपने हितों की रक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए, देश वही उठा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान बागराम एयरबेस भारत को देने का प्रस्ताव दे रहा है, ऐसा समाचार चल रहा है, पर यह आधिकारिक रूप से कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है। एयरबेस को पूरी तरह भारत को सौंपने का मुद्दा संशय के घेरे में है। हम अगले अंक में और विशेष विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।